जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ऑफ एजुकेशन पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी क्लास 10th हिंदी की प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपके 2023 प्री बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स के सबसे पहले खंड आ में जो होगा 20 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए आप सभी को 1 घंटे का समय मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद आप सभी का 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जिसमें आपके अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होंगे, और ये टोटल आपके होंगे 50 मार्क्स के, और इसके लिए आप सभी को 2 घंटे मिलेगा। तो आपको समय पूरा 3 घंटे ही मिलने वाला है इस बार भी बोर्ड एग्जाम में, और आपका बोर्ड एग्जाम 70 मार्क्स का होगा। तो आज की इस वीडियो में हम सभी प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर जो यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था, जो कि हमारे स्कूल या कुछ किन बच्चों के स्कूल से हमने लिया है। तो आपके स्कूल में किन्हीं किन्हीं बच्चों की प्री बोर्ड परीक्षाएं हो चुकी हैं, और किन की और काफ़ी की होने वाली हैं। तो उससे रिलेटेड आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पेपर ये हो जाता है। तो आइए आज के अपने इस पेपर को हल करते हैं, और इसका फुल सॉल्यूशन आप सभी को यहाँ पर मिलने वाला है। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आपके खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर आप सभी को OMR पर भरना है, और इसके लिए आप सभी को 20 मार्क्स मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, और प्री बोर्ड एग्जाम में भी मिलेंगे। तो आपके यहाँ पर देखिए, आपसे भी से पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का आप सभी को नाम बताना है कि शुक्ल युग के सशक्त आलोचक निबंधकार कौन है। तो साथियों, आप सभी जानते ही हैं कि जो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इनके ही नाम पर शुक्ल युग को रखा गया है। इसकी समयावधि 1919 से सन 1919 से 1938 कितने तक, सन 1919 से 1938 तक का जो समयावधि है, इसे शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। और शुक्ल युग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के ऊपर, इन्हीं की आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल थे, तो इन्हीं के ऊपर शुक्ल युग को रखा गया है। और ये शुक्ल युग के सशक्त आलोचक क्या थे? सशक्त आलोचक थे। सशक्त आलोचक एवं निबंधकार हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी शुक्ल युग के सशक्त आलोचक और निबंधकार हैं। शुक्ल युग की समय सीमा 1919 से 1938 तक मानी जाती है। कितने तक? 1919 से 1938 तक। और ये आलोचक भी हैं और निबंधकार भी हैं। शुक्ल युग इन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो यह क्वेश्चन आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। शुक्ल युग की समय सीमा क्या है, यह भी हमने आपको बता दिया। शुक्ल युग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के उपलब्ध में नाम, इन्हीं के नाम के ऊपर, इन्हीं के हिंदी साहित्य में इनके कार्यों के ऊपर इनके समकालीन युग का नाम शुक्ल युग रखा गया। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप सभी से दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि छायावादी युग के प्रमुख कवि का नाम क्या है। जो आपकी छायावादी युग और शुक्ल युग दोनों जो हैं, यानी कि जो आपका गद्य साहित्य में इसे शुक्ल युग के नाम से कहा जाता है, और पद्य साहित्य में इसी को छायावादी युग कहा जाता है। तो छायावादी युग की समय सीमा भी कितनी है? तो इसकी भी समय सीमा 1919 से 1938 ही है, क्योंकि शुक्ल युग को ही छायावादी युग, यानी कि जो शुक्ल युग है, इसी को छायावादी युग के नाम से भी जाना जाता है। मतलब व्यक्ति एक हैं, उसके नाम अनेक हैं, है ना। तो वही वाला मैटर है यहाँ पर। छायावादी युग के प्रमुख कवि का नाम बताइए। तो छायावादी युग के प्रमुख कवि जो हैं आपके, वो हैं जयशंकर प्रसाद, और जो हैं सुमित्रा नंदन पंत का नाम आपने सुना है। किसका? ये हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत जी भी हैं, ये भी छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी हैं। तो ये सभी जो लेखक हैं, जयशंकर प्रसाद हैं आपके, कौन कौन हैं आपके? ये जयशंकर प्रसाद जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, और सुमित्रा नंदन पंत जी। ये सभी छायावादी युग के प्रमुख एवं महानतम कवियों में इनको गिना जाता है। और इसमें जो आपके महान कवि हैं वो कौन हैं? महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, यह भी छायावादी युग की प्रमुख
लेखिका हैं। तो आप सभी इनको जरूर रखना। छायावादी युग के प्रमुख जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, ये सभी छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। अब चलते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में आप सभी देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से रीतिकाल की समय सीमा क्या है। जो रीतिकाल है, हिंदी काव्य साहित्य में जो रीतिकाल है, इसकी समय सीमा क्या है। यहाँ पर तो आप सभी साथियों याद रखना, जो रीतिकाल है इसकी समय सीमा 1943 से 1843। तो यहाँ पर कम दिया गया है। जो छायावादी युग है इसकी समय सीमा है 1643 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक लगभग है। और जैसे यहाँ पर आपको 1868 दिखाई नहीं दिए रहा है, तो आप सभी को जो सबसे ज़्यादा है पॉइंट दिखे 1843, जैसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, यही आपके रीतिकाल का समय सीमा है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए, आप सभी से चौथे नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि गोदान किस युग का उपन्यास है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, द्विवेदी युग और रामविलास शर्मा, जो कि यहाँ पर गलत छपा हुआ है। तो गोदान जो है यह मुंशी प्रेमचंद्र जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। किसका है? मुंशी प्रेमचंद्र। किसका है? मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। और मुंशी प्रेमचंद्र जी शुक्ल युग के समकालीन लेखक हैं। किसके हैं? शुक्ल युग के समकालीन लेखक हैं। और जो गोदान है ये मुंशी प्रेमचंद्र जी का एकदम यानी कि लास्ट उपन्यास था, जिसकी रचना 1936 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1936 ईस्वी में गोदान की रचना की किन्होंने? मुंशी प्रेमचंद्र जी ने किया। यह इनका एक प्रमुख उपन्यास है। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी। यह इनका आखिरी उपन्यास था और यह शुक्ल युग में इन्होंने इसको रचा था। क्योंकि शुक्ल युग की समय सीमा हमने आप सभी को 1919 से 1938 बताई, और गोदान की जो रचना है 1919 से 1938 तक की जो समयावधि थी ये शुक्ल युग की थी। और गोदान की रचना हुई थी 1936 ईस्वी में, जो कि प्रेमचंद जी का लास्ट उपन्यास था, यानी कि इनके जीवन का अंतिम उपन्यास कौन था? गोदान था। इसके लेखक हैं प्रेमचंद्र जी और यह शुक्ल युग से संबंधित है। अब यहाँ पर देखिए, पांचवा क्वेश्चन भी सेम वही छप गया है और इसका राइट आंसर क्या है? शुक्ल युग, क्योंकि हमने आप सभी को बता दिया है। फिर आप सभी के छठे नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार कौन हैं। तो जो शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं वो हैं ईलाचंद्र जोशी जी। कौन है? ईलाचंद्र जोशी जी। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है? तो शुक्लोत्तर युग की समय सीमा 1938 से 1945। कितने? सन 1938 से 1945। 1938 से 1945 तक का जो समय अवधि है ये शुक्लोत्तर युग का माना जाता है। और इसके जो प्रमुख क्या है, यहाँ पर पूछा गया है प्रमुख कहानीकार। तो शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार कौन है? तो ईलाचंद्र जोशी जी हैं। चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपसे यहाँ पर देखिए, आपके 7वें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। 7वां नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन हैं? सूरदास जी हैं, मीराबाई हैं या रस खान। तो यहाँ पर देखिए, जो सूरदास जी हैं ये भी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, मीराबाई भी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं और रस खान ये भी कृष्ण भक्ति शाखा के ही कवि हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर घ सभी सही हो जाता है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर 8वें नंबर क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि कवितावली के रचनाकार कौन हैं। तो आप सभी जानते ही हैं, आपके सब्जेक्ट में है, कवितावली के रचनाकार हैं तुलसीदास जी, जिन्होंने कवितावली को लिखा है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें 9वें नंबर क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि चंद्रबरदाई रचना किसकी है। तो चंद्रबरदाई आप सभी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। किसकी है? वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो की रचना है। अब चलते हैं आपके 10वें नंबर क्वेश्चन में। पूछा गया आपसे, यहाँ पर देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन जो कि आपके प्री बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, सरस्वती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी। तो साथियों आप सभी याद रखना, सरस्वती पत्रिका प्रयागराज से सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कब हुई? सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके प्रथम संपादक कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास थे। कौन थे? श्याम सुंदर दास जी थे। श्याम सुंदर दास जी प्रथम संपादक थे, आचार्य श्याम सुंदर दास।
और दूसरे संपादक जो हुए आचार्य श्याम सुंदर दास जी के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हुए। कौन हुए? महावीर, रुक जाइए एक मिनट, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन हुए? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो जो आपकी सरस्वती पत्रिका है इसका प्रकाशन प्रयागराज से होता था। पहली बार इसे 1900 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। प्रथम संपादक इसके हैं श्याम सुंदर दास, और श्याम सुंदर दास जी के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका संपादन किया। तो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना। आपके बोर्ड एग्जाम में इसको पूछा भी गया है, तो आप सभी के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपसे यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील गुण तेज बखानी। तो इसमें पूछा गया है कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है रोवहि रानी, तो जहाँ पर रोने का भाव होता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आती है करुण रस, है ना। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। तो जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयुक्त करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। तो रोने में कौन सा आपको रस निकल कर आता है, तो शोक का। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ग करुण रस आपका राइट हो जाता है। चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपसे ये देखिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में अलंकार पूछा गया है कि यही कहीं पर बिखर गई है भग्न विजय माला सी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर देखिए कहीं पर बिखर गई है किसके समान, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में जब तुलना उनके गुणों के आधार पर की जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार। तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर ख राइट है, उपमा अलंकार इन पंक्तियों में है। चलते हैं आप आपके 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सोठा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। तो सोठा छंद के जो कि यहाँ पर यानी कि इनकी जो पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, किसे 11-11 में, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और अंत में एक लघु और गुरु होती हैं, जिनको मिलाकर कुल टोटल 26 मात्राएं आपके सोठा छंद में बनती हैं। रोला छंद में आपके 24 मात्राएं होती हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सोठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है जबकि रोला आपका सममात्रिक छंद है। चलते हैं आप आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप सभी से देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निर उपसर्ग से कौन सा शब्द यानी कि बना है, इसमें निवास बना है, निवेश। तो निर उपसर्ग से आप सभी का निर्वाह बना हुआ है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगाए जाते हैं। इसी प्रकार आपसे यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है प्रत्यय। तो पूछा गया है कि चढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है। तो चढ़ाई में आई प्रत्यय जब चढ़ पर यानी कि जो चढ़ शब्द है कौन है, चढ़ शब्द में जब आई प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो क्या बनता है, चढ़ाई। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। तो आप सभी को यह क्वेश्चन समझ में आया, चढ़ाई में आई प्रत्यय है। अब चलते हैं आपसे 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कृष्णार्जुन में कौन सा समास है। तो जहां पर जैसे यहाँ पर लिखा गया है कृष्णार्जुन, क्या लिखा गया है, कृष्णा अर्जुन। तो इसका जब आप समास विग्रह करेंगे तो इसके बीच में आएगा कृष्णा और अर्जुन। क्या आएगा, कृष्णा और अर्जुन आने वाला है। क्या आएगा, कृष्णा और अर्जुन। तो जिस भी समास के बीच में और आए तो वहां पर क्या होता है, तो वहां पर होता है आपका द्वंद्व समास। कौन सा समास होता है, तो द्वंद्व समास। तो कृष्णार्जुन में आप सभी का कौन सा समास है, आपका ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर राइट हो जाता है, इसमें द्वंद्व समास है। अब देखिए आपके 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि गेहूं शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो गेहूं का साथियों आप सभी तत्सम रूप गोधम होता है। क्या होता है, गोधम। आपका ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर राइट हो जाता है। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो आप सभी इसको जरूर याद रखें। यह पेपर आपके बोर्ड एग्जाम यानी कि स्कूल के द्वारा बनाया गया प्री बोर्ड पेपर है, तो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अभ्यागत का संधि विच्छेद क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके ऑप्शन नंबर ग और ख दोनों सही हैं, दोनों का क्योंकि सेम ही ऑप्शन है। अभ्यागत का संधि विच्छेद होता है अभिधन आगता। क्या होता है, अभिधन आगता, ये होता है अभ्यागत का संधि विच्छेद।
अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि मते रूप मति का शब्द क्या है। तो मते आपका षष्ठी विभक्ति एक वचन का शब्द भी होता है और मते पंचमी विभक्ति एक वचन का होता है। तो आप सभी को ओएमआर शीट में का व खा दोनों ऑप्शनों को भरना पड़ेगा। जब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें दो ऑप्शन सही हैं तो आप सभी को दोनों ऑप्शनों को वहां पर भरना पड़ेगा। चलते हैं आपके 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हसीस्य था, यहाँ पर देखिए गलत लिख गया है, इसमें होगा हसीस्य था। रूप हस धातु का है तो यह कौन सा है, ये मध्यम लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का शब्द है। कौन सा है, लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का शब्द है हसीस्य था। यहाँ पर अड़ा नहीं होगा, यहाँ पर होगा आधा ये वाला सा। हसीस्य था लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का शब्द है। अब यहाँ से आपके 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद आपके पेपर में मिलेगा खंड बा, जिसमें आप सभी को वर्णात्मक प्रश्न मिलेंगे जिनका उत्तर आप सभी को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा और खंड आ के प्रश्नों का उत्तर आप सभी को ओएमआर शीट में भरना है। तो यहाँ पर देखिए इसकी आप सभी को एक गद्यांश दिया जाएगा जिसको आप सभी का संदर्भ लिखना पड़ेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी पड़ेगी और उसी जो गद्यांश दिया जाएगा उसी से रिलेटेड एक प्रश्न पूछ दिया जाएगा और तीनों क्वेश्चन आप सभी के 2-2 मार्क्स के होंगे। टोटल यहाँ से आप सभी को 6 मार्क्स मिलेगा। तो संदर्भ लिखने के लिए आप सभी को पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम याद होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा गया है मित्र, तो मित्र से आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके चैप्टर में है कौन सा पाठ, मित्रता है। क्या है, मित्रता। निबंध है, क्या है, निबंध है। और किसका है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। तो आप सभी लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से अवतरित है जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। संदर्भ में आप सभी को इतना ही लिख देना है और जो रेखांकित अंश है उसको अपनी भाषा में बनाकर लिख देना है और जो भी उत्तर प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर इसी गद्यांश में होगा। तो आप सभी को गद्यांश को पढ़ने पर उसका उत्तर मिल जाएगा। चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर और इसमें देखिए आप सभी को 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आप सभी को खा वाले को बताना है कि यह किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो आप सभी इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलते हैं अब आपके 22 नंबर क्वेश्चन में गद्यांश की तरह यहाँ पर आप सभी को एक पद्यांश दिया जाएगा जिसका आप सभी को संदर्भ सहित व्याख्या करना पड़ेगा, है ना। तो जैसे यहाँ पर जो आपका का वाला दिया गया है ये आप सभी के वन पथ पर से लिया गया है। किस पर से लिया गया है, वन पथ पर। कौन से, वन पथ पर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, तो तुलसीदास जी हैं। कौन है, तो इसके लेखक कौन है, तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी इसके लेखक हैं, तुलसीदास। तो आप सभी को आपके संदर्भ में क्या लिखना है, इसका भी आप सभी को संदर्भ लिखने को दिया जाएगा। तो आप सभी संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड से लिया गया है या अवतरित है जिसके लेखक हिंदी के पद्य खंड में संबंधित पाठ वन पथ पर से लिया गया है जिसके लेखक आपके तुलसीदास जी हैं। आप सभी को संदर्भ में इतना लिख देना है और जो पद्यांश दिया गया है उसकी आप सभी को हिंदी में व्याख्या कर देनी है और आप सभी को 6 मार्क्स मिलेंगे। तो 6 मार्क्स गद्यांश के हो गए, 6 मार्क्स ही आपको पद्यांश मिलेंगे। तो 6-6 12 मार्क्स यहाँ से आप सभी के कन्फर्म हो जाएंगे। पद्यांश में भी आप सभी को 2 ऑप्शन मिलेंगे तो आप सभी को एक ही करना है। तो इसको आप सभी कमेंट करके बताना कि यह किस पाठ से लिया गया है। चलते हैं आपके 23 नंबर क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर आप सभी से पूछा गया है 23 का है। इसमें आप सभी को निम्नलिखित लेखकों का जीवन परिचय, तो हमने आप सभी को जितने भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जीवन परिचय थे उसको हमने बताया था कि आप सभी को जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय याद कर लेना है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय याद कर लेना है गद्य साहित्य में। और इसी प्रकार ये 5 नंबर का आपका गद्य साहित्य में पूछा जाएगा। 5 नंबर का आप सभी के पद्य साहित्य के कवि का जीवन परिचय, तो आप सभी को सूरदास, तुलसीदास और बिहारी लाल जी का यहाँ पर जीवन परिचय पूछा गया है। तो आप सभी को जिसका जीवन परिचय याद है आप सभी उसको लिख सकते हैं। चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये दोनों जीवन परिचय आप सभी के 10 मार्क्स के हो जाएंगे। तो आप सभी के 24 नंबर पे यहाँ पर पूछा गया है जो संस्कृत का गद्यांश भी आप सभी को दिया जाएगा और यह क्वेश्चन आप सभी का 5 मार्क्स का होगा। तो 12 और 5 5 10 इधर से हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 12 और 10 ये हो जाएंगे। आप सभी को 22 मार्क्स का हिंदी गद्यांश का पद्यांश का हो जाएगा, संस्कृत और हिंदी दोनों का मिलाकर। तो 22 नंबर आपके यहीं से ही फिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप सभी से संदर्भ लिखना है और इसकी हिंदी में व्याख्या करना है। तो यहाँ पर आप सभी कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में
संकलित पाठ चंद्रशेखरा देशभक्त चंद्रशेखरा से लिया गया है। बस इतना आप सभी को संदर्भ में लिखना है और इसकी हिंदी में व्याख्या कर देना है। और यहाँ पर देखिए आप सभी को खा में दिया जाएगा पद्यांश, संस्कृत का पद्यांश। इसमें जैसे आप सभी से पूछा गया है वीरा वीरेण पूज्यते से यह लिया गया है, तो आप सभी को संदर्भ में उसी प्रकार लिख देना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित पाठ वीरा वीरेण पूज्यते से लिया गया है और इसकी आप सभी को हिंदी में व्याख्या करनी पड़ेगी। इसके बाद आप सभी को संस्कृत के जो पाठ हैं उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे, तो आप सभी को जिनमें से 2 का उत्तर देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि वाराणसी नगरी केशाम संगम स्थली अस्ति, तो वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम, किसका विविध बेने के विविध धर्माणाम धर्माणाम, तो जो वाराणसी नगरी है विभिन्न प्रकार के धर्मों की संगम स्थली है। किसे है? वाराणसी नगरी केशाम संगम स्थली, तो विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। आपसे भी खा नंबर में पूछा गया है कि चंद्रशेखरा स्वपितु नाम क्या बताया, तो इन्होंने अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताया था। क्या बताया था? स्वतंत्रता। क्या बताया था? स्वतंत्रता। और आप सभी के ये 4 मार्क्स के पूछे जाएंगे। वैसे भी हमने आप सभी को हिंदी के जो अनिवार्य संस्कृत है उसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्कृत के प्रश्न उत्तर हैं उसको हमने हल करा दिया है, तो आप सभी उसको जाकर वीडियो को जरूर देखें। इसके बाद आप सभी से यहाँ पर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के खंड से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए। तो आप सभी को कम से कम 2 श्लोक जरूर याद करना है। 2 क्यों याद करना है कि जैसे आप सभी एक श्लोक याद किए, अगर वो आपके बोर्ड पेपर में आ गया तो अब आप अगर उसको अपनी बोर्ड कॉपी में लिखेंगे तो उसका उत्तर आप सभी को नहीं मिलने वाला। तो इसलिए आप सभी 2 याद करें। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में 1 आ जाता है तो आप सभी दूसरे को लिखो और आप सभी यहाँ से 2 नंबर आसानी से प्राप्त कर लें, है ना। तो इसीलिए आप सभी को अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ करके 1-2 श्लोक को जरूर याद रखना है। 27 नंबर क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि निम्न विषयों में किसी एक विषय पर आप सभी को निबंध लिखना है। जैसे स्वदेश प्रेम, शिक्षा का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण को तो आप सभी को तैयार ही कर लेना है। ये बोर्ड एग्जाम में भी आप सभी के आता है हर बार। और इसके बाद आप सभी से आपके जो यानी कि आपके ज़िले के आधारित आप सभी के खंड का पूछा जाता है, जो कि आप अपने क्लास टीचर या हिंदी के टीचर से पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे कि हिंदी का आप सभी के यहाँ पर कौन सा खंड काव्य आता है, जो कि आप सभी का 9 मार्क्स का आता है। और निबंध इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में 9 मार्क्स का पूछा जाएगा। खंड काव्य आप सभी के शायद 6 मार्क्स का है या 4 मार्क्स का है। ये आप सभी का प्री बोर्ड का पेपर था, जो कि आपके यूपी बोर्ड प्री बोर्ड का पेपर था, जो कि हमने आप सभी को हल करा दिया। और ये आपके 2023 प्री बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप सभी को यह वीडियो कैसे लगी। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सब्जेक्ट के प्री बोर्ड पेपर के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।